स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। इस रिपोर्ट में इतना है चीजें जिसके आधार पे मोदी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सभी गुनाहगारों को सजा नहीं मिलती, सभी बेगुनाह बचते नहीं है, ये इस बात से फिर से सिद्ध हो जाता है। पर ये डॉक्यूमेंट्री काफी पावरफुल है और पूरे घटनाओं को लेकर बनी हुई है। देखिए, पाबंदी की वजह तो बहुत साफ है। तो ये सरकार नहीं चाहती कि लोगों को फिर से याद आए कि 2002 के कत्लेआम के पीछे क्या सच्ची वारदातें थी। तो सरकार निश्चित रूप से जो एक ऑटोक्रेटिक तरीके से चलाई जा रही है, ये अपने खिलाफ किसी प्रकार की आलोचना को बढ़ने नहीं देती है। Let's talk about the BBC's controversial new documentary about the 2002 Gujarat riots. It's called India, the Modi Question, and it focuses on the state government's response to the riots under the leadership of then Chief Minister Narendra Modi. After it was released, links to the documentary were all over social media. But now, the centre has ordered both YouTube and Twitter to take down these links. So just how did the centre manage to do this? Well, the Ministry of Information and Broadcasting has certain emergency powers under the Information Technology Rules 2021 that allow it to issue notices to social media platforms to take down content immediately. दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BBC द्वारा जो 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स रिलीज़ की गई हैं, उनका जो शीर्षक है भारत के बारे में, द मोदी क्वेश्चन। और ये दोनों डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के कारण एक प्रकार का तहलका मच गया। जब पहली फिल्म रिलीज़ हुई 17 जनवरी को मेरे ख्याल से, उस दिन पहले दिन दूसरे दिन तुरंत इस फिल्म को बैन कर दिया गया। ट्विटर, फेसबुक और दूसरे माध्यमों से सरकार ने इसके बैनिंग की घोषणा कर दी। पर फिर भी ऐसा था कि ये जो इंटरनेट का ज़माना है, इसमें किसी चीज़ को बैन करना बहुत मुश्किल है और बहुत सारे कारणों से कई लोगों के पास ये लिंक पहुंच गई थी और वो इस फिल्म को देख सके थे। मैंने भी इसका पहला पार्ट भी देखा और उसके बाद जब दूसरा पार्ट आया है वो पार्ट भी देखा और ये महसूस हुआ, दूसरे पार्ट का मुझे पता नहीं कि सरकार ने बैन किया है कि नहीं, पर सरकार की तरफ से इसकी बहुत कड़ी आलोचना हुई। सरकार के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा ये कॉलोनियल माइंडसेट, यानी जो हमारा उपनिवेशवादी जो अंग्रेज़ सरकार थी उस माइंडसेट को दर्शाती है और उसके तहत एक एजेंडा के तहत ये फिल्म बनाई गई है। अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं ये फिल्म क्यों बनाई गई है, उस पर हम आएंगे। पर पहले जो पार्ट 1 था, पार्ट 1 में मुख्य रूप से 2002 के गुजरात कत्लेआम के बारे में दिखाया गया है। और अगर आप एक निष्पक्ष रूप से देखें तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्रीज़ पत्रकारिता के उच्चतम मानदंडों, द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल जर्नलिज्म पे खरी उतरती हैं। ये जैसे कहते हैं, कैमरा झूठ नहीं बोलता, कैमरा है और उसके साथ जो हमें दिखता है उसके ऊपर कमेंटेटर अपनी एक राय देते हैं। और दूसरी बात खास इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज़ में ये है कि इसमें जहाँ विक्टिम्स को दिखाया गया, जिनके ऊपर अत्याचार हुए उनको दिखाया गया, उसी के साथ कुछ जो बहुत जाने माने कमेंटेटर्स हैं उनकी राय ली गई। और ये जाने माने कमेंटेटर्स दक्षिण पंथ से भी लिए गए, जैसे स्वपन दास गुप्ता और एक दूसरे स्पोक्स पर्सन हैं जो बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे थे, और दूसरे वो भी प्रवक्ता हैं जैसे नीलरंजन मुखोपाध्याय और दूसरे जो आरएसएस की गहरे रूप से स्टडी करते हैं, उनकी भी राय ली गई। तो एक वो बात है कि इसमें किस प्रकार से निष्पक्षता बरती गई। दूसरी एक बात जो पता चली कि जब गुजरात में, पहला पार्ट को हम बात कर लें, पहले पार्ट की बात कर लें, जब गुजरात में कत्लेआम चल रहा था तो उस समय जैक स्ट्रॉ जो वहाँ के विदेश मंत्री थे, उन्होंने भारतीय हाई कमीशन को कहा कि इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाइए। और भारतीय हाई कमीशन जो ब्रिटेन का यहाँ है, हर एक देश का हाई कमीशन दूसरे देशों में रहता है, और जब उसके नागरिकों से जुड़ी हुई कोई बात का प्रभाव पड़ता है
तो वो उस प्रकार की रिपोर्ट्स बनाते हैं, वैसे भी रिपोर्ट बनाई जाती है। क्योंकि आप जानते होंगे ब्रिटेन में बहुत सारे गुजराती मूल के निवासी अभी वहाँ के नागरिक हैं, और वो भी एक वहाँ की नागरिकता है। ये एक कारण हो सकता है, और भी कारण हो सकता है दूसरे देशों के में मानवाधिकार किस प्रकार से चल रहे हैं, उसके बारे में भी लोग दूसरे देश अपनी नज़र रखते हैं। तो ब्रिटिश हाई कमीशन ने वो रिपोर्ट बनाई और अभी वो रिलीज़ हुई, BBC को दी गई। अब इसका भी कारण क्या होगा, ये सोचने लायक बात है। ऐसा लगता है कि ब्रिटेन के अंदर जो एक तरफ अभी कंजर्वेटिव पार्टी का राज चल रहा है, ऋषि सुनक उसके प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ वहाँ जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी का भी प्रभाव बढ़ रहा है। और लेबर पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, जो उसके मानने वाले हैं, वहाँ के आम तबके के लोग, इमिग्रेंट्स जो विदेशों से आए हुए हैं, जिसमें भारत के मूल के निवासी बहुत सारे हैं, उनका भी प्रभाव है। तो वो एक कारण हो सकता है कि इस समय पर ये फिल्म क्यों रिलीज़ की गई। अब जहाँ तक हम फिल्म के बारे में आते हैं, तो उस फिल्म को कई जगह पर देखा गया, और जहाँ एक तरफ से सरकार ने पार्ट 1 को तो बैन कर दिया, पार्ट 2 का मुझे पता नहीं, दूसरी तरफ से लोगों ने इसे देखा, अलग कारणों से देखा, अलग तरीक़ों से देखा, क्योंकि लिंक आ गई थी और वो लिंक के आधार पे देखा। और अभी जो ख़ास तौर से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, AMU, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केरल के बहुत स्थानों पर इसका प्रदर्शन किया गया। सरकार इसमें रोकना चाहती थी, सरकार ने इसमें रोकने की कोशिश की। JNU में तो यहाँ तक हुआ कि जब ये फिल्म का वहाँ रिलीज़ चल रहा था, तो उन्होंने JNU का पावर कट कर दिया, बिजली सप्लाई को बंद कर दिया, ताकि ये फिल्म देख न सके। ये बात जो यहाँ चल रही है फिल्म के बैनिंग और उसके बारे में, ये एक बहुत दुखदाई बात है। और भारत में जो मानव अधिकारों का स्टेटस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का स्टेटस है, उसके बारे में भारत में और दुनिया में एक इसका बहुत ख़राब इमेज होगा, ये बात निश्चित है। और एक ख़राब इमेज होगा इसके कारण कि हम तो अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, पर फिर भी खैर पिछले 8-9 सालों से हमारी जो परिस्थिति है, हमारे लोकतंत्र के सूचकांक नीचे गिरते जा रहे हैं, और 180 देशों में हमारा स्थान 140वां रह गया है। कई तो संगठन ये भी कहते हैं दिस इज ए पार्शियल डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी इंक्रीज हो रही है। तो वो एक बात है। अब ये 2 फिल्मों ने हमें क्या याद दिलाया? पहला पार्ट तो पूरी तौर से गुजरात के कत्लेआम पर केंद्रित है। उसमें जैसा हम जानते हैं, S6 कोच साबरमती में जलाया गया, और उसके कारण 58 राम सेवक कार सेवक बहुत विभत्स तरीके से जले। इसका नाम लेकर गुजरात में हालात चालू हुए, वो तो कई बार चर्चा हो चुकी है। पर एक बात मैं यहाँ जो नोट करवाना चाहता हूँ, वो ये कि केवल कुछ चंद अंतराल के बाद, इस दुर्घटना के बाद, एक प्रोपेगेंडा किया गया कि ये ट्रेन की बोगी मुसलमानों ने जलाई है, पाकिस्तान के ISI और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मिलकर जलाई गई है, ये कहा गया। तो एक लोगों में एक नफ़रत का माहौल भरने लग गया। अब ये फिल्म एक महत्वपूर्ण तरीके से इस बात पर केंद्रित करती है कि 27 फरवरी को जब ये ट्रेन जली, उस शाम को नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में एक संजीव भट्ट और दूसरे हरेन पंड्या, ये दोनों दावा करते हैं कि वो मौजूद थे। अब संजीव भट्ट ने एफिडेविट लिख कर दिया, वो अभी जेल में है। हरेन पांड्या के बारे में एक नई बात मुझे इस डॉक्यूमेंट्री में पता चली। आप सब जानते होंगे, जब हरेन पांड्या ने इसमें जो पीपल्स ट्राइब्यूनल था, जिसमें जस्टिस सावंत इसके मुखिया थे और जस्टिस हॉसबेट सुरेश, तनिका सरकार, अरुणा राय इसके मेंबर थे, उसके सामने हरेन पांड्या ने गवाही दी और कहा कि उस मीटिंग में हमें कहा गया, सब ऑफिसर्स को कहा गया कि ये मुसलमानों के ऊपर अभी प्रतिक्रिया होगी, हिंदुओं की प्रतिक्रिया होगी, और हमें कुछ नहीं करना, प्रतिक्रिया को हम बाहर निकलने दें, यानी पुलिस चुपचाप खड़ी रहे। अब ये बात इस डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं
कि इसका एक सबूत ये भी है कि हरेन पांड्या जो उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने ये बात गुजरात के मानव अधिकार कार्यकर्ता सेड्रिक प्रकाश को बताई। सेड्रिक प्रकाश अपनी बात पर टिके हुए हैं और वो मानव अधिकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम गुजरात में करते रहे। तो एक बात तो यहाँ, और दूसरा, कैमरा झूठ नहीं बोलता। जो वहाँ गुजरात में जब कत्लेआम चल रहा है तो उस समय पुलिस दूसरी ओर देख रही है, उनके सामने घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है और पुलिस दूसरी तरफ देख रही है। ये 3 दिन का वक्फा ऐसा था कि जिस दौरान बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई, और इसकी एक कोरोबोरेशन अगर हम देखें तो कोरोबोरेशन के रूप में इसी से मिलती जुलती बात, जो बाबू बजरंगी जिनको इसके कारण आजन्म कारावास हुआ, उनके ऊपर आशीष खेतान ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। और स्टिंग ऑपरेशन में बाबू बजरंगी ने कहा कि हमें 3 दिन का समय मिला और मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं महाराणा प्रताप हो गया। एक तरफ ये, और दूसरा, उससे भी जो महत्वपूर्ण बात अभी सामने आई है, जनरल ज़मीरुद्दीन शाह जो मिलिट्री के जो प्लाटून भेजी गई थी, जो मिलिट्री के लोग भेजे गए थे, उसके इंचार्ज थे। 27 फरवरी की रात को वो गुजरात में अहमदाबाद में लैंड हुए और वो बताते हैं जब वो लैंड हुए, आकाश से उन्हें दिख रहा था कि गुजरात जल रहा है। वो सीधे मोदी के घर में गए, मोदी के घर गए। वहाँ डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस भी थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा, अच्छा है आप आ गए। इन्होंने मोदी को बताया कि हम फौज के लोग आ गए हैं, क्या करना है। मोदी ने कहा, इंतज़ार करो, हम आपको बताएंगे, मदद करेंगे। और 3 दिन तक इस फौज को काम नहीं दिया गया। 3 दिन की बात बाबू बजरंगी कह रहे हैं। 3 दिन तक मिलिट्री खड़ी रही एयरफील्ड पर, कुछ नहीं हुआ। खैर, ये एक दर्दनाक बात इस डॉक्यूमेंट्री में स्पष्ट होती है। दूसरी बात जो आती है वो ये कि एक जो एहसान जाफरी MP, जिनका केस अभी अभी डिसमिस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिन चला, उनकी विडो ने इस केस को परस्यू किया और मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सकलवार ने जिसकी काफ़ी मदद करने की कोशिश की, जिसके कारण तीस्ता जी को भी 2 महीने तक कारावास में रहना पड़ा। खैर, तो उसमें जो कैमरा बताता है, जो शॉट बताते हैं, एक गवाह एहसान जाफरी के जले हुए घर के पास जाता है, अंदर जाता है और ये इंटरव्यूअर उनसे बात करता है। इंटरव्यू में वो गवाह बताता है कि इस जगह पर, इशारा करता है, यहाँ उनका टेबल था, जहाँ टेलीफोन था, वहाँ से एहसान जाफरी ने सब लोगों को फ़ोन किया, मोदी को भी फ़ोन किया। खैर, मोदी ने इनकार किया कि उन्हें फ़ोन मिला, वो बात और है। और उसी के साथ साथ जो भीड़ जमा थी नीचे, उन्होंने अपनी बालकनी से भीड़ को निवेदन किया कि मैं नीचे आता हूँ, आपको मुझे मारना है तो मार डालिए, पर मेरे यहाँ जिन लोगों ने शरण ली है उनको प्लीज़ छोड़ दीजिए। हुआ उल्टा। एहसान जाफरी नीचे आए, उनको बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर कर ख़त्म किया गया और बाद में जो लोग वहाँ शरण लिए हुए थे, 70 या 72 लोग, उनकी भी विभत्स नृशंस रूप से हत्या कर दी गई। अब ये 2 बातें इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत खुलकर आती हैं। और तीसरी एक जो बात आती है वो ये कि इंग्लैंड के जो नागरिक हैं, एक वो उस समय यहाँ आए हुए थे और उनकी वहाँ मृत्यु हो गई, उनको दंगों में फंस गए और दंगों में वो मारे गए। उनका नाम शायद मसूद, ऐसा मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। खैर, तो उनके जो वकील थे, उन्होंने इंग्लैंड में इसके ऊपर एक शिकायत दर्ज की, क्योंकि वो इंग्लैंड के नागरिक थे। और इसी बीच में जब 2005 में नरेंद्र मोदी इंग्लैंड विजिट करने गए, तो वहाँ के जज के पास इन्होंने शिकायत दर्ज की और जज इस पर वारंट इश्यू नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि दूसरा गवाह मौजूद नहीं था। नहीं तो उस समय भी ब्रिटेन के कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती थी। खैर, पर उसके बाद मोदी
वहाँ कभी गए नहीं और उन्होंने कई देशों में उनको वीज़ा भी नहीं दिया गया, कई देशों में ये बात हो गई। तो पार्ट 1 में ये गुजरात का जो कत्लेआम हुआ उसकी भी संख्या कही जाती है कि ऑफिशियली 600 लोग मारे गए, उसमें मेजॉरिटी मुसलमान थे, पर ये फिल्म कहती है कि 3000 से ऊपर लोग मारे गए होंगे और उसमें कोई उनकी जो जानकारी के अनुसार उन्होंने ये बात कही। खैर, ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 इसी दर्दनाक घटना को सीधा 10 साल आगे ले जाता है। 2002 के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी मेजॉरिटी से जीत कर आए। उसके पीछे के बहुत सारे कारण होंगे। पोलराइजेशन, धर्म के नाम का ध्रुवीकरण एक बड़ा कारण हो सकता है, और उनके आने के बाद दूसरे मुद्दों के आधार पे किस प्रकार से मुस्लिम समाज का कत्लेआम हुआ, जैसे गाय के नाम पर लिंचिंग की गई, उसके बहुत दर्दनाक वीडियोस, दर्दनाक चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि कैसे लोगों को बीफ ले जा रहे हैं या बीफ खा रहे हैं, उसके आधार पर उनको किस प्रकार से मारा गया। ये एक बात हुई। दूसरी, ये डॉक्यूमेंट्री बहुत डिटेल में CAA NRC के सवाल को लेती है कि कैसे आसाम में ये प्रक्रिया को चालू किया गया, और NRC जब कर रहे थे तो उसमें गरीब लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी, इसकी कल्पना इस डॉक्यूमेंट्री से भी आती है। अब जिन लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएंगे, उनके पूर्वजों के डॉक्यूमेंट कहाँ से आएंगे, फिर भी लोगों ने किया, और उसके कारण जो नतीजे आए वो भी चौंकाने वाले थे। करीब 8 लाख मुसलमानों के पास उचित डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। 8 लाख मुसलमानों के पास नहीं थे, पर 12 लाख हिंदुओं के पास नहीं थे। ये इस डॉक्यूमेंट्री को में सामने आता है, और इसके कारण CAA बनाया गया। डॉक्यूमेंट्री इस बात को लाती है। और CAA में जो कहा गया कि पड़ोसी देशों में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन पड़ोसी देशों से जिनको वहाँ धार्मिक रूप से प्रताड़ना हो रही है, उनको हम शरण देंगे मुसलमानों को छोड़कर। यानी एक रास्ता निकाला गया कि जिन हिंदुओं के पास वहाँ के पेपर्स नहीं हैं, उनको एक शरणार्थी के रूप में हम किस प्रकार से एकोमोडेट कर सकते हैं। और इसके विरोध में जब प्रदर्शन हुए तो जामिया मिलिया, AMU और दूसरी जगहों पर पुलिस ने विद्यार्थियों पर जो जुल्म ढाए, वो ये डॉक्यूमेंट्री उसका क्लियर कट एविडेंस देती है। अब इसी के बाद खैर फिर शाहीन बाग हुआ, फिर दिल्ली के दंगे करवाए गए, और दिल्ली के दंगे करवाने में भी किस प्रकार से यहाँ के लोगों को ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनकी बस्तियों में किस प्रकार से अत्याचार हुए, ये सब इस डॉक्यूमेंट्री में बहुत स्पष्ट रूप से आता है। तो पार्ट 2 जो है वो पार्ट 1 से ही फॉलो होती है। पार्ट 1 में जो बात दिखाई गई थी उसी को आगे लेकर चला है, और इसमें जो इस पर आरोप लगाए गए हैं कि इसके कारण हमारे देश की संप्रभुता और देश की एकता खतरे में है एक फिल्म के कारण। तो क्या हम इतना एक कमज़ोर देश हैं कि एक डॉक्यूमेंट्री जो अच्छे रिसर्च से बनी है, जिसमें पूरे सबूत हैं, उसके कारण हमारी संप्रभुता, हमारी सॉवरेनिटी, हमारे देश को खतरा है? तो इससे हम दुनिया में एक किस प्रकार का इमेज प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। वैसे देखा जाए तो इस डॉक्यूमेंट्री में जो भी चीज़ें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। एक मुझे वो फादर सेड्रिक प्रकाश वाला नया लगा, और ये जो जामिया मिलिया में और दूसरी जगह पुलिस ने स्टूडेंट्स के हॉस्टल में घुसकर किस प्रकार से स्टूडेंट्स पर अत्याचार किए, वो इसमें दिखता है। पर ये यहाँ के लोग पहले भी जानते थे, शुरुआत में भी जानते थे। तो निश्चित रूप से जहाँ एक तरफ डॉक्यूमेंट्री की बदनामी की जा रही है, ये एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है। और लोकतंत्र में अगर हम सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। अब इसी के लिए मैं यहाँ राहुल गांधी को बीच में लाना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने भी BBC डॉक्यूमेंट्री पर कमेंट करते हुए कहा कि
सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। खैर, उन्होंने कहा, एक आध्यात्मिक तौर पर कहा, पर सच को बताकर भी अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हम क्या कहें, ऐसी परिस्थितियों को हम क्या कहें। ये डॉक्यूमेंट्री हम सबको इस बात को सोचने को मजबूर कर देती है। अब दूसरा, कई लोग कहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री के कारण पोलराइजेशन की प्रक्रिया, ध्रुवीकरण की प्रक्रिया, जिससे बीजेपी को फायदा होता है, वो और मजबूत होगी। पर निश्चित रूप से जो नई जनरेशन के लोग हैं, उन्हें पहली बार कई बार इस बात को पता चलेगा, इस बात की सच्चाई पता चलेगी, और जो हम में से संवेदनशील लोग हैं वो इस बात को शायद सोच सकेंगे कि हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। तो जहाँ तक मूल्यों का सवाल है, ये डॉक्यूमेंट्री उस पर बिल्कुल खरी उतरती है, और जहाँ तक आज की सरकार का सवाल है, वो पूरी तौर से इसको हटाना चाहती है कि लोग न देखें, और ये एक हमारे लोकतंत्र को एक मिरर, एक आईना भी दिखा रही है कि हमारा लोकतंत्र किस तरफ जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी गुजरात के दोषी थे और जो भी सांप्रदायिक राजनीति से पीड़ित लोग हैं, सांप्रदायिक राजनीति के कारण, वो सीए का सवाल हो, काऊ बीफ लिंचिंग का सवाल हो, लव जिहाद का सवाल हो, या सांप्रदायिक दंगों का सवाल हो, इन सब के जो पीड़ित हैं उनको उचित न्याय मिले, हमारे संविधान के हिसाब से उनको न्याय मिले, और जो दोषी हैं उनको सज़ा हो। इस प्रकार की उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपको ये डॉक्यूमेंट्री के बारे में हमने जो वीडियो बनाया वो अगर उचित लगे, ठीक लगे, तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको फॉरवर्ड कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।